हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और रिसर्च एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और रिडंडेंट पब्लिकेशन। इसके टाइप्स क्या है, बेसिकली ये क्या होता है, ये अनएथिकल कैसे है, राइट, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिडंडेंट पब्लिकेशन क्या होता है। बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस होती है तो जो ऑलरेडी चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं या सिमिलर कंटेंट आपने पब्लिश करा दिया है एक या एक से अधिक रिसर्च पेपर में, ठीक, बट सेम कंटेंट, सेम जो रिसर्च फाइंडिंग्स आ रही है वो आप दोबारा पब्लिश करा रहे हो, तो ये क्या होता है, ये आपका रिडंडेंट पब्लिकेशन आता है। जो रिडंडेंसी होती है उसका बेसिकली मीनिंग ही यही होता है कि किसी भी कंटेंट के अंदर डुप्लीकेशन आना, किसी भी डेटा के अंदर डुप्लीकेशन आना। जैसे आप कोई डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं, आपके पास कोई डेटा है या कोई आपके पास रिसर्च आप कर रहे हो, तो उस डेटा को उस डेटा में जो सिमिलर चीज़ें आ रही हैं, जो सिमिलरिटी आ रही है, तो जो सेम डेटा आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे रिडंडेंसी आ रही है। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। इसी में बोला गया है, दिस इज कंसीडर्ड अनएथिकल एज इट कैन मिसलीड द एकेडमिक कम्युनिटी। जो एकेडमिक कम्युनिटी है उसे मिसलीड करती है, वेस्ट रिसोर्सेज करती है एंड डिस्टोर्ट द साइंटिफिक रिकॉर्ड। बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है और ये किसको मिसलीड कर रही है, जो एकेडमिक कम्युनिटी है या जो वेस्ट रिसोर्सेज हो गए या जो साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं उनको ये मिसलीड कर रही है, क्योंकि एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ रिडंडेंट पब्लिकेशन। इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग टाइप्स हैं। जैसे आपका डुप्लीकेट पब्लिकेशन हो गया, आपका ओवरलैपिंग पब्लिकेशन हो गया या सलामी स्लाइसिंग हो गया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। और जो जो तीनों कंसेप्ट है इनके अलग अलग क्या है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट दे ऑल वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी। इनके जो नेचर है, तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत डिफरेंट है विद ईच अदर। और ये सारे जो क्या है, जो हमारी एकेडमिक ऑनेस्टी है, एकेडमिक इंटीग्रिटी है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये वॉयलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाइज, डुप्लीकेट पब्लिकेशन क्या है। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा पब्लिकेशन जो जहाँ पर डुप्लीकेशन आ रही है, कि ऑलरेडी चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं फिर भी उसको आप पब्लिश करा रहे हो। Duplicate publications occurs when the same research or data is published more than one in different journals or outlet with proper citation or acknowledgement of the previous publication। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि डुप्लीकेट जो पब्लिकेशन है वहाँ पाया जाता है जहाँ पे जो सेम रिसर्च हो गई, सेम डेटा हो गया जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गया है एक या एक से अधिक जर्नल्स के अंदर, ठीक है। और आपने क्या करा, आप दोबारा उसको पब्लिश करा रहे हो किसी अनदर जर्नल के अंदर, और वहाँ पे कोई आप साइटेशन नहीं दे रहे हो, कोई चीज़ का आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हो कि आपने ये ऑलरेडी पेपर पब्लिश करा दिया है। आपका ये जो रिसर्च वर्क है, जो आपका डेटा है, तो ये ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट पब्लिश हो चुका है किसी अनदर जर्नल में, तो आप कोई साइटेशन नहीं दे रहे हो, कोई आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, और जानबूझ के आप दोबारा रिसर्च पेपर में सेम कंटेंट, सेम फाइंडिंग, सेम डेटा आप पब्लिश कराने जा रहे हो। तो ये क्या है, डुप्लीकेट पब्लिकेशंस होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, पब्लिशिंग द एग्जैक्ट सेम पेपर इन 2 डिफरेंट जर्नल्स। यानी आप पब्लिशिंग कर रहे हो, पब्लिश कराना चाह रहे हो सेम पेपर 2 अलग अलग जर्नल्स के अंदर विदाउट इन्फॉर्मिंग द सेकेंड जर्नल, और जो आप सेकेंड जर्नल में आपने पेपर भेजा उनको आपने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया कि ये ऑलरेडी पेपर जो है अनदर जर्नल के अंदर पब्लिश हो चुका है। कैसे समझोगे कि आपके पास एक पेपर था, एक रिसर्च पेपर था, तो वो रिसर्च पेपर आपने ऑलरेडी एक जर्नल्स के अंदर पब्लिश करा दिया, और सेम कंटेंट आपने, सेम डेटा का पेपर आपने किसी अनदर जर्नल को सेंड कर दिया, पर आपने जर्नल को सेंड तो किया, आपने उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया कि ये ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो गया। तो ये क्या हुआ, ये डुप्लीकेट पब्लिकेशंस हो गए। इसके बाद इसका है रीप्रिंटिंग इन आर्टिकल इन डिफरेंट जर्नल, स्लाइटली मॉडिफाइड बट विदाउट प्रॉपरली साइटिंग द ओरिजिनल पब्लिकेशन। या आपने क्या किया, एक जो आर्टिकल है उसको आपने दोबारा रीप्रिंट करा लिया दूसरे डिफरेंट जर्नल के अंदर, बहुत ही आपने स्लाइटली उसके मॉडिफाइड कर दिया, कुछ माइनर से चेंजेस कर दिए, और आपने एक डिफरेंट जर्नल के अंदर उसको पब्लिश करा लिया, और किसी भी प्रकार का आपने कोई साइटेशन नहीं दिया, ना ही आपने
एक्नॉलेज किया जो ओरिजिनल जर्नल था, जो प्रीवियस जर्नल था उसको कोई भी साइटेशंस कोई भी एक्नॉलेज नहीं करा। तो ये क्या है, ये आपका डुप्लीकेट पब्लिकेशन है। इसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उनको देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में जो आएगा इसका, इन इनफ्लेटेड पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स, डुप्लीकेट पब्लिकेशंस कैन आर्टिफिशियली इंक्रीज इन ऑथर पब्लिकेशंस काउंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ऑथर्स है उसका जो पब्लिकेशन काउंटिंग है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सेम पेपर एक जगह पब्लिश करा रहा है, सेम पेपर किसी अनदर जर्नल्स के अंदर पब्लिश करा रहा है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो ऑथर्स के पब्लिकेशन काउंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड आता है इसका वेस्ट ऑफ जर्नल स्पेस और रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज है, जो जर्नल का स्पेस है उसका बेस्ट है। जाहिर सी बात है कि जो अगर आप सेम कंटेंट पब्लिश करा रहे हो अलग अलग जर्नल्स के अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, जो जर्नल का स्पेस है, ठीक, या जो उनके रिसोर्सेज हैं वो कहीं न कहीं वेस्ट हो रहे हैं। दिस रिसर्च द रिसर्च कम्युनिटी इज एक्सपोज्ड टू द सेम फाइंडिंग्स रिपीटेडली टेकिंग अ वैल्यूएबल पब्लिकेशन स्पेस। इसमें ये बोला गया है कि जो रिसर्च कम्युनिटी है वो क्या एक्सपोज करती है कि सेम फाइंडिंग्स दोबारा रिपीट हो रही हैं, सेम कंटेंट दोबारा रिपीट हो रहा है। थर्ड इसमें इसका कॉन्सिक्वेंसेस आएगा डैमेज टू एकेडमिक रेपुटेशन। अब आपने अगर डुप्लीकेट पब्लिकेशंस आप कर रहे हो तो जो एकेडमिक रेपुटेशन है वो कहीं न कहीं डैमेज होती है। कैसे होती है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन कैन लीड टू द रिट्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द आर्टिकल्स टर्निशिंग द ऑथर्स रेपुटेशन। अब ये क्या हो रहा है कि अगर आप सेम पेपर सेम कंटेंट आप अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश करा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि जो एक ऑथर्स की रेपुटेशन है वो कहीं न कहीं ख़राब होती है, कहीं न कहीं डैमेज होती है, और जो आपका आर्टिकल है वो भी कहीं न कहीं उसकी एक जो एकेडमिक रेपुटेशन होना चाहिए वो नहीं होती है, वो कहीं न कहीं डैमेज होती है, टर्निश हो जाती है। मिसलीडिंग साइटेशंस, जो साइटेशंस हैं, जो एक्नॉलेजमेंट है उसका आप मिसलीडिंग कर रहे हो। द सेम वर्क इज साइटेड मल्टीपल टाइम्स विच में डिस्टोर्ट द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च। अब इसमें जो साइटेशंस हैं, जो एक्नॉलेजमेंट हो रहा है उसकी कहीं की मिसलीडिंग हो रही है उसकी। अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं, ओवरलैपिंग पब्लिकेशन क्या होता है। ओवरलैपिंग पब्लिकेशन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जब हम डुप्लीकेट पब्लिकेशन को हमने देखा था तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है ओवरलैपिंग और डुप्लीकेट पब्लिकेशंस के बीच। ओवरलैपिंग पब्लिकेशन refers to the practice of publishing research that shares a significant amount of content with a previously published article but with some minor differences। क्या कहने का मतलब है कि ओवरलैपिंग पब्लिकेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो पब्लिशिंग रिसर्च के अंदर होती है, जहाँ पे क्या होता है कि जो कंटेंट है उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट आपने ऑलरेडी किसी अनदर जर्नल्स के अंदर पब्लिश हो चुका है, सेम कंटेंट सेम आर्टिकल, उसके अंदर आपने दोबारा किसी अनदर जर्नल में आप पब्लिश कराना चाहते हैं, तो आपने कुछ माइनर से डिफरेंसेस दे दिए, माइनर से चेंजेस कर दिए, और आपने सेम कंटेंट को उठा के किसी अनदर पब्लिकेशन के अंदर, किसी अनदर जर्नल्स के अंदर आपने भेज दिया, और आपने किसी प्रकार का कोई उनको एक्नॉलेज नहीं करा, ठीक है, कुछ भी नहीं। ओवरलैपिंग क्या है, कि ओवरलैपिंग है कि यहाँ पे भी आ रहा है सेम, थोड़ा सा आपने उसमें माइनर से डिफरेंस किए और आपने किसी अनदर जर्नल्स को सेंड कर दिया। दिस कैन इंक्लूड पब्लिशिंग पोर्शंस ऑफ डेटा और फाइंडिंग्स that were already part of the another paper without appropriate cross referencing। आपने कोई क्रॉस रेफरेंसिंग उनको साइटेशन नहीं दिया, और आपने क्या किया कि जो आपका पेपर था, जो रिसर्च पेपर था, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट था, उसकी जो फाइंडिंग्स थी, जो उसका डेटा था, वो ऑलरेडी पब्लिश हो गया था किसी अनदर पेपर के अंदर, बट आपने क्या किया, उसमें बहुत माइनर से डिफरेंसेस कर दिए, और माइनर से डिफरेंसेस करने के बाद आपने किसी अनदर जर्नल्स को सेंड कर दिया पब्लिशिंग के लिए। तो ये जो ओवरलैपिंग पब्लिकेशन है ये भी है आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, सबमिटिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज वेरी सिमिलर टू अ प्रीवियस वर्क, कि आप कोई भी एक मैन्युस्क्रिप्ट है सबमिट कर रहे हो। अपने मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है कि आप किसी भी जर्नल्स को जो आप पूरा एक स्क्रिप्ट भेजते हो पब्लिशिंग के रिगार्डिंग, तो आपने एक मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट किया जो ऑलरेडी किसी प्रीवियस जर्नल्स के अंदर पब्लिश हो चुकी है। आपने उसमें माइनर से
चेंजेस कर दिए, माइनर से आपने डिफरेंसेस या एडजस्टमेंट कर दिया। चेंजेस इन अ फिगर, आपने कोई फिगर चेंज कर दिया, आपकी जो अब्स्ट्रैक्ट है उसकी वर्डिंग आपने चेंज कर दी, या कुछ कंक्लूजन था उसमें आपने चेंज कर दिया। अब लेट सपोज आपका पेपर था, आपने पेपर किसी अनदर जर्नल्स के अंदर पब्लिश करा लिया। अब सेम कंटेंट आपने उठा के सेम मैन्युस्क्रिप्ट आपने किसी अनदर जर्नल्स को आपने सेंड कर दी पब्लिशिंग के रिगार्डिंग, बस में आपने माइनर सा एडजस्टमेंट कर दिया, माइनर से आपने चेंजेस कर दिए। लेट सपोज क्या कर दिया कि जो फिगर्स थे, आपने फिगर्स हो गए, चार्ट्स हो गए, उनको आपने चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ टेबल का फॉर्मेट चेंज कर दिया आपने, और जो अब्स्ट्रैक्ट आपने बनाया था उसकी वर्डिंग को आपने रिफ्रेश कर दिया, या जो कंक्लूजन है उसमें आपने माइनर से चेंजेस कर दिए और सेम कंटेंट आपने उठा के भेज दिया। अब जो आपका ओरिजिनल कंटेंट था उसको कोई भी आपने साइटेशन नहीं दिया और किसी प्रकार का आपने उसको एक्नॉलेजिंग नहीं किया, तो ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग पब्लिकेशन हो गया। Publishing two papers with a similar content in a key data are duplicated but slightly different analysis और a different focus। वो सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि आप 2 पेपर्स जो है उनको पब्लिशिंग करा रहे हो विद द सेम कंटेंट के साथ, अलग अलग जर्नल्स में भेज रहे हो, और आपने स्लाइटली कुछ उसमें चेंजेस कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिया, तो ये एक ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस हो गया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि एक्सेसिव डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, द प्रैक्टिस कैन लीड टू द आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ अ परसीव्ड क्वांटिटी ऑफ अ न्यू रिसर्च एंड कैन मिसलीड द एकेडमिक कम्युनिटी। सिंपल सी बात है ये कि अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि जो एकेडमिक कम्युनिटी है उसको आप कहीं के चीट कर रहे हो, उसको मिसलीड कर रहे हो। आप सोचो कि आपको लग रहा है कि आप न्यू कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो कम्युनिटी को, पर ऐसा नहीं है। फिर सेकंड आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पब्लिकेशन स्पेस। जो आपका पब्लिकेशन स्पेस है उसको डैमेज कर रहे हो, उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। डिफिकल्टी इन डेटा इंटरप्रिटेशन, अब जो डेटा इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसमें बहुत डिफिकल्टी है कि डेटा को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। ओवरलैप बिटवीन स्टडीज can cause confusion and make it harder to interpret which data were originally collected and how they are used। एक रिसर्च स्कॉलर के लिए, एक एकेडमिक कम्युनिटी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि दो सेम स्टडीज़ के बीच फाइंड आउट करना कि कौन सा इसमें डेटा ओरिजिनल है, उसको इंटरप्रेट करना, और इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है और बहुत ही हार्डर होता है किसी भी स्कॉलर के लिए कि डेटा कैसे आप उसको इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको आपको एनालिसिस करना है। फिर ये लास्ट वन हमारा इसमें आता है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है? इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग वन लार्जर स्टडी और सेट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू सिमिलर पार्ट्स एंड पब्लिशिंग ईच पार्ट सेपरेटली एज इन इंडिविजुअल पेपर्स। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है कि आपके पास एक लार्जर स्टडी है, राइट, उस लार्जर स्टडी को आपने एक साथ पब्लिश नहीं कराया, उस डेटा को आपने क्या करा, उस लार्जर स्टडी से जो लार्ज डेटा है उसको आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सिमिलर पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया, और हर एक पार्ट को आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल तरीके से पेपर आपने सेट किया और आप पब्लिशिंग के लिए भेज दिया। तो ये क्या हुआ, एक सलामी स्लाइसिंग हो गया। स्लाइसिंग माने क्या होता है? कट करना किसी चीज़। इस सिंपल सा मीनिंग क्या है सलामी स्लाइसिंग का, कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा डेटाबेस है, बहुत बड़ी लार्जर स्टडी है, आपको लगता है कि इससे बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स निकल के आ सकते हैं, तो आपने क्या किया, उस जो ब्रॉडर स्टडी है, जो लार्जर स्टडी है, जो बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास है, उसको आपने सिमिलर पार्ट्स में क्या करा, डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हर एक पार्ट को आपने सेपरेटली आपने पब्लिशिंग के लिए भेज दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपकी सलामी स्लाइसिंग हो गया। ये एक आपकी अनएथिकल प्रैक्टिस है। दिस इज डन टू इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। इसको क्यों करता है एक ऑथर? क्योंकि वो चाहता है कि जो उसके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है उनको इंक्रीज करने के लिए करता है। थ्रू ईच पेपर मे नॉट ऑफर सिग्निफिकेंट न्यू और मीनिंगफुल इंसाइट्स इट्स ओन। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है कि जो एक ऑथर है वो अपने जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है उनको बढ़ाना चाहता है, और इसमें जो हर एक पेपर के अंदर सिग्निफिकेंट न्यू कोई मीनिंगफुल साइट्स निकल के नहीं आती, क्योंकि सेम कंटेंट है, आपने एक बड़े प्रोजेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है और हर एक जो पार्ट्स था उसको आपने सेपरेटली एक पेपर के रूप में पब्लिश कराया है। तो ये क्या है, इससे
कोई एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर कोई नई मीनिंगफुल इंसाइट्स निकल के नहीं आते हैं, कोई सिग्निफिकेंट न्यू चीज़ें निकल के नहीं आती, क्योंकि ऑलमोस्ट कंटेंट तो सेम ही होता है। तो इससे ऑथर क्यों कर रहा है कि ऑथर को ये लगता है कि उसके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो ये आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अ रिसर्चर हैज़ अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी बट रेदर देन पब्लिशिंग इट ऑन वन लार्जर पेपर। एक रिसर्च स्कॉलर है, एक रिसर्चर है, उसने कम्प्रिहेंसिव स्टडी किया। उसने क्या लगा, उसने एक पूरी स्टडी को एक साथ पब्लिश नहीं कराया, दे ब्रेक इनटू द सेवरल स्मॉल, और उसने पूरी जो कम्प्रिहेंसिव स्टडी थी उसको अलग अलग पार्ट्स में उसने डिवाइड कर लिया, ब्रेक कर लिया। लेस सब्सटेंशियल आर्टिकल्स डेट इसेंशियली कवर द सेम डेटा और कंक्लूजन्स। अब इनमें सिंपल सी बात हो रही है कि आपने जो लार्जर स्टडी थी उसको आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और सेपरेटली आपने उनको पब्लिश करा दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं वो सेम डेटा निकल के आ रहा है, तो कोई उसमें ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। पब्लिशिंग अ लार्ज डेटा सेट पीस बाय पीस विद ईच पीस presenting a tribal new findings but the entire study could have been published as a comprehensive whole। वही सिंपल सी बात बोला गया है। क्या एग्जांपल है इसका। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कॉन्सिक्वेंसेस पहला इसका होगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिसर्च। जो रिसर्च है उसकी आप फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स may be lost or diluted as each piece focuses on only as small portion of a new of a overall findings। कि आपकी जो रिसर्च है उसको आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया। सेकंड इसमें हमारा आएगा एक्सेसिव नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। इससे क्या कर रहे हो, जो आपके पब्लिकेशंस हैं उनको आप बढ़ाना चाह रहे हो। रिसर्चर में आर्टिफिशियली inflate their publication counts without contributing substantially to the body of knowledge। क्या कर रहा है जो रिसर्चर है, वो अपने नंबर ऑफ जो पेपर्स हैं, नंबर ऑफ पब्लिकेशन है उनको इंक्रीज कर रहा है। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका वेस्ट हो रहा है। ईच स्लाइस ऑफ द पेपर में रिक्वायर peer review, editorial work and citation which could be better spent on the genuinely noble research। अब आपने क्या हो रहा है कि आपने जितने भी आपके आप पेपर आपने जो डिवाइड करा, जो जो स्लाइस आपके सामने आ रहे हैं, हर एक स्लाइस को एक अलग पेयर रिव्यू की रिक्वायरमेंट होगी, एक प्रॉपर एडिटोरियल बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी और साइटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं की चीज़ें जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। अब तीनों कंसेप्ट को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब देखते हैं कि जो रिडंडेंट पब्लिकेशंस क्यों पाया जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों ये होता है, क्यों लोग करते हैं ये। सबसे पहला इसका जो रीज़न होता है प्रेशर टू पब्लिश। प्रेशर टू पब्लिश क्या होता है कि जो रिसर्चर हैं, जो ऑथर हैं, उन पर प्रेशर होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश कराना है। तो इस प्रेशर के लिए वो क्या करते हैं, इस अनएथिकल प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं। और रिसर्चर्स में फील प्रेशर टू पब्लिश फ्रीक्वेंटली टू सिक्योर फंडिंग, प्रमोशंस, टेन्यूर, लीडिंग देम टू रिसोर्स टू रिडंडेंट पब्लिकेशन। अब जो रिसर्चर को ऐसा उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि उसको पब्लिश कराने हैं पेपर्स, फ्रिक्वेंटली लगातार उसको पेपर्स पब्लिश कराने हैं। तो उससे क्या होता है कि उस पर प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर रिमूव करने के लिए जो ब्रॉडर स्टडी है, जो आपका रिडंडेंट पब्लिकेशन है, इनका भी यूज़ करता है। सेकेंड क्या होता है, लेक ऑफ अवेयरनेस। जो रिसर्च स्कॉलर हैं, ठीक है, या जो ऑथर्स हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनको चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस है या नहीं। सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि लेक ऑफ अवेयरनेस, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो इससे अवेयर नहीं है कि ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। इन सम केसेस रिसर्चर्स में नॉट रियलाइज दे आर एंगेजिंग इन रिडंडेंट पब्लिकेशन। सम केसेस में क्या होता है, रिसर्चर को ये रियलाइज ही नहीं होता है कि वो इस टाइप की जो अनएथिकल प्रैक्टिस है उसमें एंगेज हो रहे हैं। पर्टिकुलरली इफ दे आर नॉट फैमिलियर विद द एथिकल गाइडलाइंस। और क्या होता है कि उस केस में कि जो रिसर्चर है, जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उनके साथ वो फैमिलियर नहीं है, तो उस कंडीशन में इस प्रैक्टिस को वो यूज़ करते हैं। इसके बाद इसका जो थर्ड रीज़न आता है, और डिज़ायर टू ग्रेटर साइटेशन इम्पैक्ट। डिज़ायर टू ग्रेटर साइटेशन इम्पैक्ट क्या होता है, ऑथर्स में होप
that by publishing the same research in a multiple places they will increase the visibility and citation count of their work। उन वो ऑथर्स को ऐसा लगता है, उनकी इच्छा होती है कि इससे क्या होगा, जो उनका साइटेशन इम्पैक्ट है, जो एक्नॉलेजमेंट है, उससे उनका कहीं कहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग पेपर्स उनके पब्लिश होंगे अलग अलग प्लेसेस पर, उससे जो उनकी साइटेशन है, उससे जो काउंट है वो उनका बढ़ेगा, उनके वर्क का। फिर हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कोलैबोरेशन एंड ओवरलैप। इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ओवरलैपिंग फाइंडिंग्स में unintentionally result in redundant publications if there is a lack of coordination। ये भी इसका सिंपल सा रीजन है, कोलैबोरेशन एंड ओवरलैप। अब इसमें आता है कि जो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है रिडंडेंट पब्लिकेशन, इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रिवेंशन है, क्लियर ऑथर गाइडलाइंस, कि जो ऑथर्स की जो गाइडलाइंस हैं उनको एकदम क्लियर होना चाहिए। जर्नल्स शुड हैव क्लियर सबमिशन गाइडलाइंस। जर्नल्स को क्या करना चाहिए, सबमिशन गाइडलाइंस जो है सबमिशन की, वो बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट तरीके से बतानी है। डेट डिस्करेज रिडंडेंट पब्लिकेशंस एंड इंश्योर द ऑथर्स अंडरस्टैंड। अब इससे क्या होगा कि इस टाइप की जो पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, जो अनएथिकल प्रैक्टिस हैं, वो कहीं के डिस्करेज होंगी अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस बताएंगे क्लियर तरीके से। और व्हाट कंस्टिट्यूट डुप्लीकेट एंड ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस, और इससे क्या होगा कि ऑथर्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली ये गाइडलाइंस ब्रेक कर रहा है, एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। उसके बाद सेकेंड जो हमारा प्रिवेंशन यहाँ पे आता है और ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और हर चीज़ को डिस्क्लोज करिए आप। और रिसर्चर्स शुड फुली डिस्क्लोज प्रीवियस पब्लिकेशंस और कंकरेंट सबमिशंस, कि जो रिसर्चर्स हैं उसे फुली और डिस्क्लोज करना है कि प्रीवियस पब्लिकेशंस क्या थे, ठीक, और कंकरेंट में सबमिशंस क्या चल रहा है, और रिलेटेड टू द सेम रिसर्च व्हेन सबमिटिंग अ न्यू मैन्युस्क्रिप्ट। सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो रिसर्चर है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्लोज करना है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना है। इस टाइप की सेम कंटेंट है उसको ऑलरेडी कहीं वो पब्लिश हो चुका है, ठीक, या सेम कंटेंट जो है वो कंकरेंट में कहीं पे सबमिशन में दिया गया है। तो इस तरीके की जो कंटेंट है, जो रिसर्च वर्क है, उसको आपको अच्छे से ट्रांसपेरेंसी तरीके से डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रिवेंशन का, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एफर्ट्स। ये क्या होता है, और रिसर्च टीम शुड कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू अवॉइड पब्लिशिंग द सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स इन अ डिफरेंट पेपर। जो रिसर्च की टीम है बेसिकली उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है कि सेम डेटा मल्टीपल रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ऐसी पब्लिशिंग को उसको फाइंड आउट करना है और उसको अवॉइड करना है। तो अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रू रिव्यू प्रोसेस। इसमें हम जो रिव्यू प्रोसेस है उसके थ्रू भी हम इसको कम कर सकते हैं। जो एडिटर्स हैं और पीयर रिव्यूअर्स हैं शुड बी विजिलेंट इन आइडेंटिफाइंग redundant publications, particularly overlapping, salami slicing articles, and ask authors to combine studies into a single comprehensive publications। जो रिव्यू प्रोसेस है, अगर अच्छे से रिव्यू प्रोसेस होगा उससे ये पता लग जाएगा कि ओवरलैपिंग क्या है, सलामी स्लाइसिंग क्या है, और आपका डुप्लीकेट पब्लिकेशंस क्या है। फिर नेक्स्ट आता है एथिकल ट्रेनिंग। अब एथिकल ट्रेनिंग क्या है कि जितने भी जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो ऑथर्स हैं, या जो इंस्टीट्यूशनल जर्नल्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जर्नल शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन द एथिक्स ऑफ पब्लिकेशंस टू हेल्प रिसर्चर अवॉइड redundant publications and other forms of misconduct। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जर्नल्स हैं, उनको इस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। आपको बताना है कि बेसिकली जो पब्लिकेशन के एथिक्स क्या हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे रिसर्चर को, तो रिसर्चर को एक हेल्प मिलेगी कि इस टाइप की जो अनएथिकल पब्लिकेशंस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, या जो मिसकंडक्ट हो रहा है वो उसको अवॉइड करेगा। उसको प्रॉपर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए रिसर्च स्कॉलर को या जो ऑथर्स को। ये किसका वर्क है, कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, जर्नल्स हो गए, इस पर वो
ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रिडंडेंट पब्लिकेशन है उसके टाइप्स क्या हैं, आपका ओवरलैपिंग हो गया, सलामी स्लाइसिंग हो गया, डुप्लीकेट पब्लिकेशंस हो गए, उनके रीजंस क्या होते हैं, ठीक, उन्हें कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सारा कंटेंट जो था उसको हमने डिस्कस किया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।